हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। इस कंसेप्ट का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को लिमिट का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जाता है और क्वेश्चन आता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का उल्टा वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है। मतलब लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 24 में भी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आए थे इससे। तो चलो ये कंसेप्ट को ध्यान से देख लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा अगर आप समझ जाते हो तो। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम कंसेप्ट का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को लिमिट का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सपोज कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जिसको इंटीग्रेट करना है। सपोज ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है a और b के बीच में। सपोज यहाँ पे a है और इधर b है। a और b के बीच में इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। मीन्स वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? लिमिट में कन्वर्ट करके। इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है, हमें लिमिट में कन्वर्ट करना है, फिर इसका आंसर निकालना है। एक्चुअली ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जस्ट रिवर्स वाला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस और एडवांस में। लिमिट का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कैसे करना है, इसके जस्ट बाद हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो इसका रिवर्स वाला आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इसे डिस्कस करना पड़ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करो, इसका रिवर्स आप अपने आप समझ जाओगे। देखो क्या किया हमने, ये हमें एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन ये वाला निकालना है, मीन्स इस कर्व के अंडर में जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो एरिया कैलकुलेट करना है हमें। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। पूरा एरिया को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, सपोज इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। स्ट्रिप नंबर 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये nth स्ट्रिप है। तो सपोज ये हमने जो स्ट्रिप लिया है उसका जो विड्थ है वो h है। ये जो स्ट्रिप्स है उसका विड्थ h है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए। सिमिलरली बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें ये कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस एच, ये वाला हो जाएगा a प्लस 2h। सिमिलरली ऐसा चलते रहेगा। तो ये देखो यहाँ से रेक्टेंगल बना देते हैं, ये स्ट्रिप्स को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे करके। हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल्स बन रहा है, टोटल n रेक्टेंगल्स बनेगा अगर n स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया है। तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ऑफ ए है। इसका मीनिंग है जो पहला वाला रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसका जो लेंथ है वो एफ ऑफ ए है। दिस लेंथ इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। सेकेंड में जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसका लेंथ क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच। थर्ड वाला का हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हमने सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया तो क्या होगा? देखो
सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। कितना हो जाएगा ये? फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए, सेकेंड का हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर थर्ड का हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा लास्ट वाला एफ ऑफ h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हो जाएगा। तो देखो एक बात और यहाँ पे, ये जो ए बी लेंथ है ये कितना हो जाएगा? ए बी जो लेंथ है वो बी माइनस ए होगा, और हमने इसको एन स्ट्रिप में डिवाइड किया है और एक स्ट्रिप का जो विड्थ है वो एच है, तो टोटल एन एच हो गया, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, एन टाइम्स एन एच भी बोल सकते हैं इसको, बी माइनस ए बोल सकते हैं या एन एच भी बोल सकते हैं। तो देखो ये जो हमने सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को ऐड किया है अभी, वो एक्चुअल एरिया है ही नहीं। ये जो हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन का वैल्यू, उसके इक्वल ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स का एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से ये एरिया तो मिसिंग है, ये एरिया तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है। यहाँ ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया, ऐसे हर रेक्टेंगल में थोड़ा थोड़ा एरिया रह गया, तो हमें एक्चुअल में जो एरिया निकालना है उसके इक्वल नहीं आएगा। यहाँ से जो एरिया आएगा वो एक्चुअल एरिया से लेस होगा। होप ये बात समझ में आ रही है। ये वाला पार्ट का एरिया मिस हो जा रहा है, जिसके वजह से एक्चुअल एरिया जो है उससे कम आएगा यहाँ से जो एरिया आ रहा है वो। दिस एरिया इज लेस देन द एक्चुअल एरिया। तो हम क्या करेंगे सो दैट ये एक्चुअल एरिया के इक्वल आ जाए? ये जो रेक्टेंगल्स हमने लिया है, रेक्टेंगल्स जो हमने स्ट्रिप्स लिया है, अगर इसका नंबर बढ़ा दें, हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स कर दें तो हम और क्लोज जा सकते हैं, एक्चुअल एरिया के और क्लोज जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं एक रेक्टेंगल को आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ आपको। अभी हमने एक रेक्टेंगल लिया है तो ये वाला एरिया मिस हो जा रहा है ना? ये वाला एरिया मिस हो जा रहा है, सिर्फ यही वाला एरिया आ रहा है। तो हम अगर रेक्टेंगल्स का नंबर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो एरिया मिस हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको दो रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल को दो रेक्टेंगल बना दिया। अब कौन सा एरिया काउंट होगा? फर्स्ट वाला रेक्टेंगल में ये वाला काउंट हो रहा है, सेकंड वाला रेक्टेंगल में ये वाला एरिया काउंट होगा। तो देखो पहले थोड़ा ज़्यादा एरिया मिस हो रहा था, अब थोड़ा कम हो रहा है। ये वाला पार्ट पहले इंक्लूड नहीं हो रहा था एरिया में, अब वो इंक्लूड हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? पहले से रेक्टेंगल का नंबर हमने बढ़ा दिया। अगर हम लोग और नंबर्स को बढ़ा देते हैं रेक्टेंगल्स का, तो और क्लोज हम जाएंगे एक्चुअल एरिया का। सपोज इसको भी दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो अब ये वाला पार्ट जो मिस हो रहा था, ये वाला, ये भी अब काउंट होगा। अब इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया तो ये वाला एरिया जो मिस हो रहा था ये भी अब काउंट होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करके वी कैन कम क्लोजर टू द एक्चुअल एरिया। होप यू आर गेटिंग। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना करना पड़ेगा कि एक्चुअल एरिया के इक्वल आ जाए एरिया? 200, 500, 10,000 रेक्टेंगल्स करने से भी हम एक्चुअल एरिया के इक्वल नहीं जा सकते। हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करके इनफाइनाइट करना होगा। वी हैव टू टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, देन ओनली वी कैन कम टू एक्चुअल एरिया अंडर दिस कर्व। देखो
अगर हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करके इनफाइनाइट कर दिया। देखो यहाँ पे सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, इसको पहले सिग्मा के फॉर्म में लिख लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है r और n-1 तक जा रहा है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया सिग्मा का यूज करके। अब ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया, दिस इज लेस देन एक्चुअल एरिया। तो अगर हमें एक्चुअल एरिया के क्लोज जाना है तो जो n है, n इज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, n इज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो बोलना है। अगर हमने ये n को इनफाइनाइट कर दिया, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा h एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर इक्वल्स टू 0 से n-1 तक, तो ये एक्चुअल एरिया के इक्वल आ जाएगा। ये होगा एक्चुअल एरिया अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट कर दिया तो। एक्चुअल एरिया मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx will be equals to limit n tends to infinity sigma r equals to 0 to n-1 h times f of a plus r h। n टेंस टू इन्फिनिटी की जगह h टेंस टू 0 भी लिख सकते हो। क्यों? देखो, अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करके इनफाइनाइट कर दे रहे हैं तो जो रेक्टेंगल का विड्थ लिया है हमने h, वो भी तो स्मॉल हो जाएगा ना। अगर रेक्टेंगल्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो विड्थ जो होगा रेक्टेंगल का वो कम होता जाएगा, और अगर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स कर दिया तो जो विड्थ है वो कम होते होते 0 के क्लोज चला जाएगा। इसलिए हम h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो। h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला देखो। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला, इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ जो हमने रेक्टेंगल्स बनाया है, ये रेक्टेंगल्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे हम लोग। इसको रेक्टेंगल्स को ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये ए है और ये बी है। रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे तो इसमें क्या होगा, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को अगर ऐड करोगे तो एक्चुअल एरिया से ज़्यादा आ जाएगा। पिछला केस में एक्चुअल एरिया से कम आ रहा था एरिया, क्योंकि कुछ एरिया मिस हो जा रहा था। अगर ऐसे किसी ने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल्स, तो वो सारे रेक्टेंगल का एरिया को अगर ऐड करेगा तो फिर ये सब एक्स्ट्रा एरिया भी उसको आएगा। मतलब जो एक्चुअल एरिया हमें निकालना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा एरिया। तो एक्स्ट्रा ना आए उसके लिए क्या करना होगा, उसमें भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज ही करना होगा। अगर रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर देते हैं, सपोज ये वाला रेक्टेंगल को 2 रेक्टेंगल बना दिया, 2 रेक्टेंगल बना दिया तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था वो ये वाला एक्स्ट्रा जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा, ये वाला एक्स्ट्रा आएगा इतना ही, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा एरिया जो आ रहा था वो थोड़ा कम हुआ। ऐसे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करोगे तो और भी जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वो कम हो जाएगा।
तो ऐसे डायग्राम बनाओगे तो फॉर्मूला जो आएगा सेम आएगा फॉर्मूला, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि यहाँ r इक्वल्स टू 1 से n होगा, ये 0 से n-1 जा रहा है, तो ऐसा डायग्राम बनाओगे तो r इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा। इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा h टाइम्स f ऑफ a प्लस आर एच r इक्वल्स टू 1 से n। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है, r इक्वल्स टू 0 से n-1 याद रखो या फिर इसको याद रखो, बोथ आर सेम। तो इसी को याद रखो क्योंकि इसमें r इक्वल्स टू 1 से n है, सिंपल है, वो n-1 तक है, r इक्वल्स टू 1 से n। अब इसमें देखो b माइनस ए इक्वल्स टू एन एच है, b माइनस ए इक्वल्स टू एन एच, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन एन आ जाएगा ये। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम लोग b माइनस ए अपॉन एन भी लिख सकते हैं। याद रखने के लिए यही फॉर्मूला सही है, इसी को याद रखो, क्योंकि h के जगह b माइनस ए अपॉन एन पुट करके याद करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दिखता है, देखने में यही सिंपल है, बट ये याद रखना है कि h के जगह b माइनस ए अपॉन एन है। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा h f ऑफ a प्लस h के जगह लिख दो b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n f ऑफ a प्लस r b माइनस ए अपॉन n। तो इसको याद रखने में हो सकता है मिस्टेक्स हो सकता है, फार्मूला भूल सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना आसान है। ये फार्मूला याद रख लो और सिर्फ ये याद रख लो तो ये अपने आप आ जाएगा। चलो ये फार्मूला, ये भी सेम ही फार्मूला है, तीनों फार्मूला जो हमने बॉक्स में लिखा है ऑल थ्री आर सेम। अब देखते हैं कि ये जो फार्मूला है इसका यूज कैसे होता है क्वेश्चन में। मान लो हमें बोला है, कोई ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसका रिवर्स वाला पूछेगा जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, फिर भी जस्ट एक बार करके देख लेते हैं कैसे होता है। इवैल्यूएट, मान लो हमें बोला है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 x स्क्वायर dx बाय यूजिंग सम ऑफ लिमिट, बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। ये हमें फाइंड करने बोला है। तो अगर ये मेथड यूज करने नहीं बोलेगा तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 2 to 5, तो लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1/3, 5 का क्यूब 125 एंड 2 का क्यूब 8, तो ये आ जाएगा 117/3। तो ये 3 से कैंसिल होके 3 3 जा 9, 39 आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें बोला है ये कंसेप्ट यूज करने, लिमिट ऑफ सम, तो लिमिट ऑफ सम यूज करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट आंसर यही आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड क्यों यूज करना है जब सिंपल मेथड है हमारे पास? क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें इसका यूज आगे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्विंग में करना है। लिमिट का जो क्वेश्चन होता है, सिग्मा का लिमिट, उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके,
जो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करेंगे ये मेथड, उल्टा लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कन्वर्ट करने में यूज करेंगे। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का जो वैल्यू है वो 5 है, f ऑफ x जो है वो x² है, तो b माइनस ए इक्वल्स टू NH होता है, b माइनस ए इक्वल्स टू NH, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू NH, तो NH का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। f ऑफ x² है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 f ऑफ x dx, f ऑफ x यहाँ पे क्या है x² dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या h टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, h टाइम्स सिग्मा h टाइम्स f ऑफ a प्लस आर एच, r का वैल्यू 1 से n तक। अब f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x है x², तो f ऑफ a प्लस आर एच, a प्लस आर एच मीन्स 2 प्लस आर एच, a का वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 2 प्लस आर एच कितना हो जाएगा, 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x क्या है x², तो f ऑफ 2 प्लस आर एच क्या होगा, 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस r² h² प्लस 4rh, तो f ऑफ a प्लस आर एच की जगह पे ये यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो h को रहने दो, f ऑफ a प्लस आर एच की जगह 4 प्लस r² h² प्लस 4rh लिख दिया, r का वैल्यू 1 से n, इसको h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4h प्लस r² h³ प्लस 4rh²। अब हम समेशन में है ये तीनों, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं सिग्मा में, तीनों को अलग अलग कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा 4h प्लस सिग्मा r² h² प्लस सिग्मा 4rh², तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला इसमें हम ये तो कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं, क्योंकि r का वैल्यू 1 से n है, इसका मतलब r वेरिएबल है, जो r है वो वेरिएबल है, h विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ n टेंस हमने अंदर में h लिया है, तो यहाँ h टेंस टू 0 ही लिखो, हम दोनों लिख सकते हैं h टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फिनिटी। h हमने कंसिडर किया है, n के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया है h को, इसलिए यहाँ भी h ही रखो, तो ये हो जाएगा पहला वाला 4h बाहर सिग्मा 1, r का वैल्यू 1 से n तक, दूसरा वाला में h² बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा r², r इक्वल्स टू 1 से n, थर्ड वाला में h² बाहर 4 भी बाहर, ये सिग्मा r हो जाएगा, r का वैल्यू 1 से n। अब इन तीनों का सम पता होना चाहिए, इसका सम n होगा, इसका सम जो है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, क्योंकि ये 1² प्लस 2² प्लस 3² है, और इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n में कन्वर्ट हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4hn प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 4h स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1/2। देखो हमें NH का वैल्यू पता है, NH का वैल्यू 3 है, तो ट्राई टू क्रिएट एज मैनी एज NH यू कैन क्रिएट। N और H बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ एक NH बन रहा है, इसका वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं। यहाँ जो h स्क्वायर है, एक h, यहाँ पे h स्क्वायर, h क्यूब था ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे h क्यूब है, दिस इज h क्यूब, h क्यूब, यहाँ पे भी h क्यूब। तो 3 h है, h इंटू एच इंटू एच, एक h इस n को दे दो, एक h इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो और एक h इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो। सेम थर्ड में भी वैसे ही करो, ये 2 h है तो एक h इस n को दे दो और एक h इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो। तो ऐसा करने के बाद NH क्रिएट हो जाएगा, जिसके जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4NH प्लस NH प्लस NH प्लस H प्लस 2NH प्लस H अपॉन 6 प्लस ये हो जाएगा 4NH NH प्लस H अपॉन 2। तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ 3 लिख दो और जहाँ जहाँ H है वहाँ पे 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 2 इंटू 3 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 0 अपॉन 2। तो सब नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब ये लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं h बचा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, यही आंसर हो गया। और ये भी देखो वही आएगा आंसर जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, तो 39 आया था, तो इस मेथड से भी 39 ही आना चाहिए। अगर मेथड चेंज करने से आपका आंसर चेंज हो रहा है तो समझ जाओ वन ऑफ द मेथड इज रॉन्ग। 3 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस ये हो गया 12 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 18 इज 39। तो सेम आंसर आ रहा है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। अब देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, थोड़ा अलग टाइप से भी कर सकते हैं इसको। एक्चुअली हमें इसका उल्टा यूज़ करना है, जस्ट अभी देखने ही वाले हम लोग, और जस्ट 2-4 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका ऑपोजिट वाला, जो जेईई मेंस और एडवांस में यूज होता है। सपोज हमें बोला है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x फ्रॉम 0 to 2। तो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 0 है और जो b का वैल्यू है वो 2 है, और जो NH है वो b माइनस a है, मीन्स 2 माइनस 0 है, मतलब 2 है NH का वैल्यू, और f ऑफ x इज e रेज टू x। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e रेज टू x dx को लिख सकते हैं लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी या h टेंस टू 0 सिग्मा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो एफ ऑफ एक्स है ई रेज टू एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ए तो 0 है मतलब एफ ऑफ आर एच ये हो जाएगा ई रेज टू आर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच की जगह पे हम ई रेज टू आर एच लिख सकते हैं। तो लिख दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा h, ये हो गया ई रेज टू आर एच, और r का वैल्यू क्या है 1 से n, r इज 1 to n। अब इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल तो r है मतलब h को हम बाहर कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई h है तो वी कैन टेक आउट, तो h को बाहर ले लो, तो अंदर बच गया सिग्मा ई रेज टू आर एच। आर एच यहाँ से तो h को हम बाहर नहीं कर सकते, तो उसको अंदर ही रखना पड़ेगा r के साथ। अब इसको ब्रेक कर दो, सिग्मा हटा के लिखो तो ब्रेक हो जाएगा, और ये एक सीक्वेंस जीपी में आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ई रेज टू एच प्लस ई रेज टू 2h प्लस ई रेज टू 3h प्लस डॉट 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 ई रेज टू NH। ये जीपी है एक, है ना, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेज टू एच, कॉमन रेशियो भी है ई रेज टू एच, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म मीन्स ई रेज टू एच। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जीपी का n टर्म का सम का फार्मूला, ए फर्स्ट टर्म है, आर इज कॉमन रेशियो, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आर रेज टू n, तो ई रेज टू NH हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ई रेज टू, अच्छा NH का वैल्यू 2 है, NH इज 2, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, NH की जगह 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है बाकी एक्सप्रेशन के साथ, तो ई स्क्वायर माइनस 1 लिख के इसको हम साइड कर सकते हैं। ई स्क्वायर माइनस 1 हम बाहर कर सकते हैं लिमिट से, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया। तो अब बच गया h ई रेज टू h अपॉन ई रेज टू h माइनस 1। ये देखो 0 अपॉन 0 टाइप का एक क्वेश्चन है, ये अब लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें h है इधर, तो n टेंस टू इन्फिनिटी को h टेंस टू 0 लिखो, h टेंस टू 0। तो 0 अपॉन 0 टाइप का क्वेश्चन है ये, h के जगह 0 डालेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा h ई रेज टू h प्लस ई रेज टू h, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई रेज टू h। अब इसमें हमें h का वैल्यू 0 डाल के देखना है क्या अभी भी कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो ई स्क्वायर माइनस 1, h के जगह 0 डाला तो न्यूमरेटर आ जाएगा 0 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर इज 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1 ही आया इंटीग्रेशन का आंसर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 ई रेज टू x dx ये आ रहा है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन अगर हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को लिमिट का क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो। लेकिन वही उल्टा अगर किया लिमिट का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में तो बहुत आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है अगर इसको अलग मेथड से किया तो। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स होता है और इसमें लिमिट 0 से 2 पुट करना है तो ई स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को लिमिट का क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं, लिमिट का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे उल्टा वाला कन्वर्जन कैसे करना है, मतलब लिमिट का जो क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो जो हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है, देखो इसको हमने डिस्कस किया कि लिमिट जो है, एक मिनट, अभी जो डिस्कस करने वाले हम लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऊपर वाला नहीं समझा कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका फॉर्मूला भी अगर आपने याद रख लिया और कन्वर्ट कैसे करना है उतना भी समझ गए, तो आप जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो हमने फॉर्मूला अभी जो डिस्कस किया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से एन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। यहाँ हमने डिस्कस किया है कि एच टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग उल्टा यूज करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा h एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने डिस्कस किया था जो h है, h का वैल्यू क्या है, b माइनस ए अपॉन एन है, इधर कैलकुलेट किया था, h इज b माइनस ए अपॉन एन। तो h की जगह पे हम लोग b माइनस ए अपॉन एन भी लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन एन, r का वैल्यू 1 से n तक है। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करना है। तो ध्यान से सुनो, अगर आपने सुना तो एक बार में आपको समझ में आएगा ये कैसे कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आसान हो जाए। लेट ए को हमने 0 ले लिया और बी का वैल्यू 1 ले लिया, सिंपल नंबर लिया ताकि आसानी से हमें ये कन्वर्जन समझ में आ जाए। ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 लिया है, तो ये LHS कैसा दिखेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, b की जगह 1 a की जगह 0, तो ये 1 अपॉन n बन जाएगा, ये वाला 1 अपॉन n, और ये बन जाएगा एफ ऑफ ए तो 0 है, r अपॉन n बन जाएगा ये, और RHS क्या बन जाएगा, RHS हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर a 0 और b 1 लिया तो देखो इसको कैसे याद रखना है। जो f, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स है और यहाँ एफ ऑफ r अपॉन n है, इसका मतलब है r अपॉन n जो है वो x में कन्वर्ट होगा।
और 1/n जो है वो dx में कन्वर्ट होगा। और ये जो है लिमिट सिग्मा वो इंटीग्रेशन का साइन में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन का साइन में, ऐसे समझ सकते हैं इसको हम। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसे फॉर्मूला थोड़ा गंदा हो जा रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो कौन कैसे कन्वर्ट होगा, r/n कन्वर्ट हो जाएगा x, जो 1/n है वो कन्वर्ट हो जाएगा dx में, जो लिमिट लिखा हुआ है समथिंग n टेंस टू इन्फिनिटी या h टेंस टू 0 सिग्मा, इसके जगह पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये कैसे निकालना है, देखो इधर साइड में लिख देता हूँ। जो लोअर लिमिट होगा इंटीग्रेशन का वो कैसे निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n का लिमिट कैलकुलेट कर दो n टेंस टू इन्फिनिटी, वो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट हो जाएगा। और अपर लिमिट जो होगा इंटीग्रेशन का, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, इसका लिमिट कैलकुलेट कर दो n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आपने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, लेकिन अगर आप इतना याद रख सकते हो तो आपको जेई का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी ईयर पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 3 plus dot dot plus 1/n plus n। अब देखो इसमें कहीं इंटीग्रेशन का साइन है ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो इसको ये जो लिखा हुआ है इसको सिग्मा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा 1/n plus r, r is from 1 to n, यस। तो हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n 1/n plus r, इसी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, n कॉमन ले लो, n को कॉमन ले लो। कहाँ से कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से, तो अंदर बचेगा 1 plus r/n। अब 1/n क्या बनेगा, dx, और r/n क्या बनेगा,
x, और ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। वही हमने यहाँ लिखा है, r अपॉन एन एक्स बन जाएगा, 1/n dx बन जाएगा, और लिमिट सिग्मा जो है वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। तो ऐसा कन्वर्ट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन, और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स, r अपॉन एन की जगह x लिख दिया है, और 1/n बन गया dx। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा ये, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n। लोअर लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा का लोअर लिमिट क्या है 1, और अपर लिमिट 1 n है, 1 और n, तो लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा हो गया 1 अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू 0 आएगा 1/n का, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट निकालना है अगर हमें इंटीग्रेशन का, तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या बताया, सिग्मा का अपर लिमिट अपॉन n लिख के इसका लिमिट निकाल दो, n टेंस टू इन्फिनिटी, वही लिखा हुआ है यहाँ, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n और उसका लिमिट निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, n/n 1 आ गया, तो अपर लिमिट 1 होगा। ऐसे कन्वर्ट होता है लिमिट का क्वेश्चन, सिग्मा का लिमिट का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, 1/लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर हो जाएगा, और लीनियर का डिफरेंशिएशन मतलब 1 से डिवाइड करना होगा, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1, तो log 2 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक ऑप्शन log 2 है, तो log 2 इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो PYQs पूछा गया है 2024 में, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। हरे कृष्ण।